रुक जा, स्टार्ट कर लेते हैं, बीच में पूछ लेना, ठीक है? जब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा हो जाएगा तब। ओके, सो कॉम्बिनेशन जैसा मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक्चुअली क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। ऐसा सिस्टम जहां पर ऑर्डर चेंज करने से नंबर्स चेंज हो जाए, मतलब डिफरेंट काउंट हो, तो वहां परम्यूटेशन अप्लाई होता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं, हमको 2 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो अगर मैं 2 1 लूं या 1 2 लूं तो 2 अलग अलग काउंटिंग होगी इनकी। समझ में आई ये चीज? लेकिन 1 2 3 अगर ये 3 डिफरेंट प्लेयर्स हैं और मैं 2 प्लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूं टेनिस मैच के लिए, तो अगर मैं 2 1 को सेलेक्ट करूं या 1 2 को सेलेक्ट करूं, दोनों एक ही काउंट होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि यहां परम्यूटेशन लगेगा यहां कॉम्बिनेशन लगेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कहां परम्यूटेशन लगेगा और कहां कॉम्बिनेशन लगेगा। क्लियर? तो कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन, तो उसका सिंपली मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं, लिख लेना, नोट करके लिख लो। number of combinations of n objects taken are at a time is given by NCR is given by NCR। तो जैसे वहां NPR नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ होता था ना, यहां पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NCR होता है। क्लियर? ठीक है? और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे NPR कैलकुलेट करते थे उसी टाइप का है, बस यहां पर NPR को डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। NPR निकाल लो और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, R फैक्टोरियल। या फिर अगर इसका ओवरऑल एक्सपांशन करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्सपांशन, ओवरऑल एक्सपांशन करेंगे तो NPR का एक्सपांशन क्या होता था, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, यही होता था NPR का एक्सपांशन। और यहां पर एक और R फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे समझो या ऐसे समझो, इस तरह से आपको निकलेगा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब इसकी इनसाइड थ्योरी और है कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, बट उसके इन डेप्थ पे मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है? ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना बेस्ड ऑन दिस। ठीक है? ओके, रिया अभी ज्वाइन की है। कहां पर मेंशन है? अरे वो उसके ये नोट पॉइंट से समझ लो। ये उसकी प्रॉपर्टीज है, मैं इसको करवाऊंगा, मैं ये भी करवाने वाला हूं, रुक जा भाई। ठीक है? ओके, सो रिया एक मिनट यहाँ ध्यान से सुन लेना, मैं कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किया अभी, वो एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, ये एक्सपांशन फॉर्मूला है NCR का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है? ओके, अब एक आध सिंपल प्रॉब्लम हम ले लेते हैं पहले। अगर आपको ये निकालना है 5C3 तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना होगा 5C3, क्या होगा 5C3, हम इसे एक्सपांशन में पुट करेंगे, n के प्लेस पे 5 और r के प्लेस पे 3, तो क्या बनेगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, जल्दी बोलते जाओ, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये समझ में आया? फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10। तो ऐसे कैलकुलेट करना है। समझ में आया सबको ये? अब इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको समझा देता हूं। ठीक है? शॉर्टकट ट्रिक भी समझ लो, बट हर बार वो अप्लाई नहीं होता, कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5C1 निकालना है,
ठीक है। तो सिंपली जो न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला पार्ट है n की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू मतलब क्या हो गया 1। ठीक है। अगर आपको 5c2 निकालना है, इधर ध्यान से समझना, 5c2, तो यहाँ पर 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो 5 और उससे एक छोटी वैल्यू, 5 से एक छोटी वैल्यू कौन सी होगी 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। समझ गए। अगर आपको 5c3 निकालना है तो 5c3 क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हाँ, मतलब ये समझ लो कि नीचे जो नंबर दिया हुआ है ना, आपको ये डिक्रीज करते हुए उतने बार डिक्रीज करना है। जैसे कि 1 है तो एक ही लिखना है। हाँ, लेकिन ये कई बार बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि आपको निकालना है 100c2, तो सिंपली क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। समझ में आ गया ये चीज। अगर आपको निकालना है 100c1 तो वो क्या होगा 100/1। क्लियर हुआ ये चीज सबको। तो ये शॉर्टकट तरीका है यूज इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसको समझ में आ गया। हाँ, क्या ये, हाँ ये हमेशा ट्रू होगा। उसके लिए वो पुराना अप्रोच ही यूज करना। परमिटेशन के लिए मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। 100 फैक्टोरियल 100p1 निकालना है तो हाँ ठीक, ये हटा दो मैं फिर। ओके। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। तो आप पेज नंबर, हाँ उस केस में सेम आ रही है क्योंकि आप सिर्फ एक का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। अब उसके ऊपर डिस्कशन अपन बाद में करेंगे, वो लॉजिकली समझ जाना। ठीक है। ओके। 150, पेज नंबर 150 ओपन करना। इसमें कुछ रिमार्क्स गिवन है आपको, दिख रहे हैं रिमार्क्स, और यही तुम्हारे बुक में कोरोलरी के फॉर्म में गिवन है। तो क्या क्या है देखो। फर्स्ट रिमार्क उसने एक्सपेंशन बताया है, एनसीआर का एक्सपेंशन कैसे होता है। क्लियर ये चीज। एक चीज और लिखा है उसमें, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ये है कि एनसीआर, मैंने ये लिखा था ना, एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ये लिखा था। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनपीआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ एनपीआर। तो इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये कई जगह पे यूज होगी, ये सिंपल शॉर्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये सी आर है, सॉरी करेक्शन, इसको सी कर देना। ठीक है। और कुछ किसी को प्रॉब्लम इसमें? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, एन सी जीरो इज 1 if you are not selecting anything out of n objects then you have only one option for that। nc0 की वैल्यू क्या होगी 1। नेक्स्ट लिखना nc1 इट इज इक्वल टू n। अगर 5c1 निकालेंगे तो 5 होगा, 100c1 निकालेंगे तो वो क्या होगा 100 होगा। ओके। नेक्स्ट लिखना ये जो नेक्स्ट बता रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है समझना। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये कई जगह पे यूज होती है। ठीक है। एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसको प्रूफ एक बार देख लेते हैं, कई बार प्रूफ में भी पूछता है इसको। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि एलएचएस और आरएचएस सेम होगा। तो सबसे पहले हम एलएचएस देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहां पर क्या है एनसीआर, और एनसीआर का एक्सपांशन क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है इसका एक्सपांशन। ठीक है। आरएचएस देखते हैं। आरएचएस यहां पर क्या लिखा हुआ है एन सी एन माइनस आर, ये है आपका आरएचएस। इसमें यही एक्सपांशन अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आर की जगह पे एक्चुअली क्या है एन माइनस आर। तो अगर इसमें लगाएंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा आर फैक्टोरियल। तो आर की जगह पे यहाँ क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में है।
फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या आता है n माइनस आर, तो n माइनस आर, आर मतलब क्या हो गया यहाँ पर n माइनस आर। क्या ये समझ में है सबको? यस और नो? ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। जब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो n और ये माइनस n कटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है एक्चुअली एनसीआर के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। समझ में? हाँ नहीं, ऐसे ही जनरलाइज्ड वे में प्रूफ करना है। वैल्यू पुट करके प्रूफ करना गलत इसलिए होता है क्योंकि वो हो सकता है स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए आपको जनरलाइज सॉल्यूशन प्रूफ चाहिए। हाँ करेक्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं शॉर्टकट में ये कैसे यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है 100C1, तो 100C1 क्या होता है भाई बताओ? 100C1 क्या होगा 100, ठीक है। 100C2 कितना होगा 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये प्रैक्टिस किया था हमने। अगर मैं पूछता हूँ 100C99 क्या होगा तो बोलो 100C99, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसा करके इतने टाइम तक तो नहीं जाओगे, तो हम क्या करेंगे ये वाली कोरोलरी, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो NCR करेक्ट, NCR, तो n की जगह पे क्या है 100, r की जगह पे क्या है 99, तो ये क्या हो जाएगा NC मतलब क्या हो जाएगा 100C 100 माइनस 99 के इक्वल होगा। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो ये किसके इक्वल होगा 100C1 के इक्वल होगा, और 100C1 की वैल्यू कितनी है 100, तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा 100। क्लियर ये चीज? वैसे ही 100C98 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 100C2 के इक्वल होगी। समझ में आया कि नहीं? और 100C2 की वैल्यू जो हमने निकाली वो आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 100C100 की वैल्यू क्या होगी? 100C100 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कैसे? ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ भाई, 100C 100 माइनस 100 हो गया, तो 100C क्या हो गया 0, और NC0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती। समझ में आया ये? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कोरोलरी पे। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, if NCA is equal to NCB, then either A is equal to B or A plus B is equal to N। अगर आपको ऐसा दिखता है कि NCA is equal to NCB है, तो ये तब ट्रू होगा जब A और B दोनों इक्वल होंगे, या A plus B की वैल्यू N के इक्वल होगी। अब इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो 5C2 की वैल्यू क्या होती है? 5C2 की वैल्यू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 शॉर्टकट, तो कितना आता है ये 10। 5C3 की वैल्यू क्या होगी 543 डिवाइडेड बाय 321, तो ये भी कितना आएगा 10। तो 5C2 इज इक्वल टू क्या है 5C3, दोनों की वैल्यू सेम आई ना भाई। तो A मतलब 2 और B मतलब क्या हो गया 3, ये हो गया आपका A और ये क्या हो गया आपका B। तो A प्लस बी कितना आ रहा है 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 5, तो A प्लस बी किसके इक्वल आ गया N के इक्वल आ गया। आया समझ में? ये मैंने एक एग्जांपल लेके प्रूफ किया है। अगर आपको जनरलाइज प्रूफ करना है तो कैसे करोगे वो समझ लो। जनरलाइज प्रूफ करने के लिए इसके जस्ट पहले वाला जो कोरोलरी है वो अप्लाई कर दो यहां पर। एनसीआर को क्या लिख सकते हैं एनसीएन माइनस आर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एनसीएन माइनस बी हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अब a इज इक्वल टू कर दो n माइनस बी, ये दोनों इक्वल है इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो गया n माइनस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। हो गया ये प्रूफ। समझ में आई ये चीज? ये प्रॉपर्टी भी कई क्वेश्चंस में यूज होती है। क्लियर? ओके तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज रिमार्क्स नोट पॉइंट्स हो गए तो फिर हम अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट और सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हटा दूं मैं?
ओके, तो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है NC2 की वैल्यू। NC2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या गिवन है इसमें? NC8 इज इक्वल टू NC2, ये गिवन है। तो भाई बताओ क्या होगी? करेक्ट, n की वैल्यू 10 हो जाएगी। कैसे 10 होगी? जस्ट अभी देखो मैंने बताया था, हाँ ये बताया था ना, NCA इज इक्वल टू NCB, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस बी। तो इसमें अगर कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 प्लस 2, मतलब ये n हो जाएगा 10। समझ में आया सबको? ओके, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10C2 हो जाएगा। NC2 मतलब क्या हो जाएगा? 10C2, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2 5 5 9 क्या हो गया? 45। तो आंसर आएगा 45। क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो। हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। रिया, सॉल्व कर रहे हो आप क्वेश्चंस? यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना। डिटरमाइन n, कंडीशंस गिवन है। तो कंडीशन है 2NC3 is to NC3 that is equal to 12:1। ये गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2NC3 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 12/1। ये स्टेप क्लियर सबको? सिंप्लीफाई करने के पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, तो ये इधर ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 2NC3 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ NC3। ये स्टेप क्लियर सबको? हाँ, बस मैंने क्या किया, रेशियो है तो ये लिख दिया और उसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्लियर? अब बना के दिखाओ। नहीं बन रहा है? और किसी का बना? मानस और तनिष, सबसे पहले क्या करेंगे? अब इसमें पता नहीं, इतना जल्दी भी तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगा। ओके, तो इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहां पर एनसीआर का एक्सपांशन अप्लाई करेंगे। तो एनसीआर का एक्सपांशन क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। ये अप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या ये स्टेप समझ में आया? एनसीआर एक्सपांशन सेम राइट साइड में भी 12 इंटू NC3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर यहां तक का स्टेप? अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये 3 और ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्लियर? हाँ, अब एक चीज मेरी बड़ी ध्यान से और कान खोल के सुन लो। अगर तुम इस 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को कट करने की सोच रहे हो तो वो नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 2n है ना, वो 2 बाहर नहीं निकल सकता फैक्टोरियल के। 2n पूरा निकल सकता है बाहर, लेकिन 2 अलग और n अलग ऐसा नहीं निकल सकता। ठीक है, इसको नहीं बना सकते उसको भी। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये दोनों ही आपस में कट सकते हैं और ये दोनों ही आपस में कट सकते हैं। समझ में आई ये चीज?
तो इसको और इसको काटने के लिए अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2n को फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे तो 2n माइनस वन बचेगा, फिर 2n माइनस वन को भी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2n माइनस टू बचेगा, उसको भी बाहर निकाल लेंगे 2n माइनस टू को, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, 2n माइनस थ्री बचेगा। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? क्या किया हमने, तीन टर्म्स बाहर बाहर निकाली है। हाँ, टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में वही है, इसलिए हम यहाँ पर आके रुक गए हैं, इसके आगे हमने कुछ बाहर नहीं निकाला। अब वही राइट हैंड साइड में 12 इंटू ये n फैक्टोरियल में से भी n को बाहर निकालेंगे, फिर n माइनस वन को निकालेंगे, फिर n माइनस टू को निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा, n माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है n माइनस थ्री फैक्टोरियल। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? यस। तो यहां पर ये दोनों फैक्टोरियल वाली टर्म्स कट, यहां पर ये दोनों फैक्टोरियल वाली टर्म्स कट। किस, हाँ, अभी इसके बाद भी कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना, वेट, इसीलिए मैं बोलो थोड़ा स्मार्टली करना। 2 वन जा 2 6 जा 12, ये कट जाएगा, ये n और ये n भी कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड से ये 2n माइनस वन वाली टर्म एज इट इज, ये 2n माइनस टू में से 2 बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये 2n माइनस टू में से 2 बाहर निकाला मैंने तो क्या बचेगा, n माइनस वन बचेगा। नीचे तो कुछ नहीं बचा है, राइट साइड में क्या बचा है, 6 n माइनस वन n माइनस टू। यहां तक सबको समझ में आया? अभी और क्या कट सकता है, n माइनस वन n माइनस वन कट, 2 वन जा 2 3 जा, क्लियर यहां तक का स्टेप? अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या बच गया हमारे पास, 2n माइनस वन इधर और इधर पे 3 टाइम्स ऑफ n माइनस टू, ये बचा, तो ये जगह 2n माइनस वन इज इक्वल टू 3n माइनस सिक्स। ओके, हाँ, अब क्या बच गया करने के लिए, अब तो होना ही चाहिए, माइनस वन प्लस सिक्स इज इक्वल टू 3n माइनस टू एन। ऐसे कैसे माइनस फाइव का, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सबको क्लियर? इसमें एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व करो जल्दी से, परफेक्टली आना चाहिए आंसर एक बार में। क्या टाइम लगेगा, मैं तो इतना टाइम लेके बताया हूं, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए उसको सॉल्व करने में। तनिष बता कहाँ प्रॉब्लम है, पक्का क्लियर? ठीक है।
कितने लोगों का बन गया? सर मेरा आ गया आंसर क्या है आंसर? 6। चेक करना। और किसी का? सही आंसर। करेक्ट, ठीक है। 2 मिनट में बना है पूरा। ऐसा क्या? ऐसे वाले ना तेरे में बुक में भी होंगे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना। और नहीं है? बस यही मैं उसी के जैसा। नहीं बना? टोटल से कुछ भी चेंज नहीं है, बस इसने 11 पे का एक्टिव कर दिया, 11 को तो ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, एक बार देखते चलो क्या लिखा है, बताओ तो क्वेश्चन में। 2nc3 हाँ अपॉन हाँ करेक्ट फिर 2n3 को एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। करेक्ट। और उधर आ रहा है 11 into n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट गया इधर उधर। फिर जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा 2n 2n minus 1 2n minus 2 और 2n minus 3 फैक्टोरियल बाय 2n minus 3 फैक्टोरियल minus 3 फैक्टोरियल बाय 2n minus 3 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल आउट हो गया ये। तो उसके बाद 11 into वहां पे कॉमन निकलेगा n n minus 1 n minus 2 n minus 3 फैक्टोरियल अपॉन n minus 3 फैक्टोरियल। करेक्ट। फिर यहाँ के में n गार्ड दो, यहाँ n गार्ड दो। करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन निकाल के 2n minus 1 फिर एक 2 कॉमन निकाल के n minus 1। फिर वहाँ पे 11 into n minus 1 into n minus 2। फिर इधर का n minus 1 इधर का n minus 1 कट गया। और इधर हो गया ये 8n minus 4। 2 2s are 4 4 2s are 8 8n minus 4 8n minus 4 is equal to 11n minus 22। correct। minus 4 plus 22 is 18 and 11n minus 8n is 3n। 18 is equals to 3 and n is equals to 18 by 6। क्यों नहीं बना भाई, अब बताओ। हाँ, पहली सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो सब बच्चे करते हैं, क्वेश्चन गलत नोट कर लेते हैं। और बाकी लोगों से ये वाला स्टेप यहां तक सही बना। हाँ, सो तुम लोग फिर वो अच्छे से देखे नहीं। स्टेप परफॉर्म करने के पहले देख लो कितना सिंपलीफाई हो सकता है। हाँ, और मानस कहाँ पर गलती हुई? ये वाला है, ये वाला स्टेप समझ में ही नहीं आया क्या? अभी भी नहीं क्लियर है? अब अभी भी क्लियर नहीं तो इधर एक बार देख ले, देख क्या होता है। यहाँ पर ना जैसे 2n है, 2n फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं 2n को अगर फैक्टोरियल के बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा 2n माइनस 1। फैक्टोरियल से जो भी नंबर बाहर निकालते हैं -1 बचता है। फिर 2n माइनस 1 को भी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा फैक्टोरियल के अंदर 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में? और फिर 2n माइनस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे फैक्टोरियल के, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बच जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ में आया ये चीज? तो बस ये स्टेप को मैंने एक बार में कर दिया है। इसको निकाला, इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, तो ये बच जाएगा। क्लियर ये चीज? उस साइड भी वैसी n निकला, फिर n माइनस 1 निकला, फिर n माइनस 2 निकला, तो n माइनस 3 बच गया। हाँ, हटा दो इसको मैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इसलिए। इफ NPR is equals to 720 into NCR, find the value of R। वेरी गुड, ये क्वेश्चन तुरंत बन जाना चाहिए।
हाँ, तो आंसर मेरे ख्याल से 5 या 6 होगा। 6। हाँ, तो रिकॉल करो ये चीज भाई मैंने लिखाया था अभी आज क्लास में, एनसीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इनटू एनसीआर। नोट पॉइंट्स में ये चीज मैंने लिखाया था, याद करो, लिखा है ना तुम लोगों ने। जब मैंने प्रॉपर्टीज वगैरह बता रहा, सबसे पहले एनसीआर का एक्सपांशन मैंने क्या बताया था, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, यही बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कंपेयर कर लो दोनों को, कंपैरिजन करोगे तो ये आर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया, 720। अब किसका फैक्टोरियल 720 होता है, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, 720। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। दैट्स इट। समझ में आया ये चीज? अभी करेंगे उसको। हम्म 2 वाले तो किए हमने, ये 3 वाले रेशियोज गिवन है इसमें भी एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं, कम चांस रहता है लेकिन कर लेना चाहिए इसको। ऐसे क्वेश्चन इनके में भी है, मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन करवा दूंगा वो सफिशिएंट रहेगा। ये सबको क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? ओके। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ एनपीआर इज इक्वल टू 720, एनसीआर इज इक्वल टू 120। हाँ, तो भाई आप लोग सोच के बताओ कि कैसे निकले। तो सबसे नहीं, पहले रुको और ये बताओ कि इसमें इसमें और आर में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है? रिलेशन है एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एनसीआर, ये रिलेशन है। तो वैल्यू रख दो ना, एनपीआर की जगह 720 रख दो, आर फैक्टोरियल एनसीआर की जगह 120 रख दो। 120 अपॉन में गया तो 720 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। 12 वन जा 12, कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 जा, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। समझ में आया? दैट्स इट। छोड़ दूं, आगे बढ़े? ओके अब स्टार्ट करते वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन पढ़ रहा है? सब पढ़ लो ना, सब सब अपना पढ़ लेना। कौन एक्सप्लेन कर रहा है ये बताओ। हम्म हम्म तो इसमें पूछा कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं एक सर्कल में अगर हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं उस सर्कल में। तो कॉर्ड मतलब तो सबको पता है ना, किसी भी सर्कल में अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो 1 से कितने कॉर्ड बनेंगे, 1 2 को ज्वाइन करने पे 1, 1 3 को ज्वाइन करने पे 2, 1 4 को ज्वाइन करने पे 3, ऐसा करते हुए बहुत सारे कॉर्ड बनेंगे। अच्छा 1 2 वाला जो कॉर्ड होगा, 2 1 वाला जो कॉर्ड होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम अलग अलग नहीं मानेंगे। तो ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको इससे पता चलेगा कि यहां हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तब ये बताएगा नहीं कि इसमें कॉम्बिनेशन लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो इससे एक चीज पता चल गई कि हमारे पास n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 21। और हमको सिर्फ 2 पॉइंट सेलेक्ट करने एट ए टाइम, क्योंकि हमको कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत थी, मतलब r इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो आपको निकालना है एनसीआर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट्स टेकन टू एट ए टाइम, एनसीआर 21c2 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। शॉर्टकट तरीका याद आया? काट दो इसको, 2 1 सा 2, 10 सा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 210।
दैट्स इट। यस, ठीक है, हटा दूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये तो सेम हमारी बुक में मैं पहले क्वेश्चन बनाया हूं, तो फोर्थ वाला है ये। हाँ तो पढ़ और बता। How many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? Permutation में था क्वेश्चन, तो ये कॉम्बिनेशन में क्यों कर दिया फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिखाऊं क्वेश्चन? ये सेम क्वेश्चन था। उसमें छोटा सा चेंज होगा, उसमें हो सकता है वो गर्ल्स और बॉयज जो है एक रो में बैठ रहे होंगे, समझ रहे हो, उनकी पोजीशन डिफाइन होगी। चलो इसी पे भी था, मैंने बुक में था देखा। हाँ, एक 5 6 3 बनेगा और एक 4 3। तो पहले कितने बॉयज है भाई? 5 बॉयज, कितने गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज 4 गर्ल्स। कितने बॉयज सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5? 3। कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है? 3। ठीक है, और कितनी डिफरेंट टीम बन सकती है ये निकालने। ठीक है, तो अगर 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो गर्ल्स मान लो ए बी सी डी ई है, ये गर्ल्स के नाम है ए बी सी डी ई। तो हम ए बी सी गर्ल्स को सेलेक्ट करें या बी सी ए गर्ल्स को सेलेक्ट करें, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सिलेक्शन है, जब भी सिलेक्शन है ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब अरेंजमेंट है तब ऑर्डर मैटर करता है। तो ये एक और कीवर्ड है, अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। समझ गए? तो 5 में से 3 बॉयज का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? 5C 3 डिफरेंट वेज से हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? और 4 में से 3 गर्ल्स का सिलेक्शन कितने वेज से हो सकता है? 4C 3 डिफरेंट वेज से हो सकता है। क्लियर ये चीज सबको? और ये दोनों का अलग अलग हमने निकाला, एक साथ अगर करेंगे तो कितने तरीके होंगे ये बताओ। ये था सर क्वेश्चन। How many ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row? हाँ मैं बोला ना, सीटेड इन अ रो, मैं जानता हूं ना वो चीज। वो जब भी अरेंजमेंट आ गया तो उस समय परम्यूटेशन, इसीलिए वो परम्यूटेशन में आया। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा। हाँ तो भाई मैं क्या पूछ रहा था, बॉयज इतने तरीके से, गर्ल्स इतने तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने होंगे? 5C3 to 4C3। इनटू, यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन मैं पूछना चाह रहा, क्यों मल्टीप्लीकेशन? वो पैंट और शर्ट वाला एग्जांपल याद करो। आपके पास 3 पैंट है 2 शर्ट है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 इंटू 3। बस वैसे यहां पर भी है। क्लियर? यस, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 to 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 10 हो जाएगा, इंटू इंटू 4C3 की वैल्यू क्या होगी? 4। तो 10 इंटू 4 कितना होगा? 40। क्लियर? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Balls from 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls. ओके Each section consists of 3 balls of each color. ओके, तो हमारे पास देखो N है अपने पास 9। एन सिर्फ, N 9 नहीं है, N 3 है ना। 6 5 और 5। पहले ये बताओ 3 तरह की बॉल है हमारे पास, रेड और कौन से कलर की है? रेड, ब्लू और व्हाइट। रेड कितनी बॉल्स हैं? 6। ब्लू और व्हाइट 5, टोटल 16। वेट, अभी मैं पहले कंक्लूजन तक मत पहुंच, पूरा क्वेश्चन पहले हम अरेंज करते। ये बॉल्स हो गई, फिर उसके क्या लिखा है? इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। टोटल हमको 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, और 9 में से ये बोल रहा है कि हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब कि 6 में से 3 सिलेक्शन होना चाहिए, 5 में से 3 का, और 5 में से 3 का। क्लियर ये चीज? यस, तो ये क्या हो जाएगा? 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। समझ में आया? पक्का? तो n इज इक्वल टू, अगर n के चक्कर में पड़ता तो गलत कर देता। समझ गया ना ये चीज? क्लियर? तो इसको ना तुम लोग खुद से सोचो, गलती करो एक बार, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये वाला तो बन जाएगा, कैलकुलेशन में छोड़ दूं ना? जो भी आएगा 5C, ये तो 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, हमने अभी कैलकुलेट किया था। और ये कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। 653
654 6 5 30। ठीक है, चलो कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूं मैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6। रिया समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछना। क्वेश्चन नंबर 6 देखना अपने बुक में क्या लिखा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। हाँ भाई, ये वाला करो ट्राई। हम्म हम्म नहीं, अच्छे से नहीं समझा है क्वेश्चन को। और कौन, और किसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं सबको, सुनो। हाँ, होता है, कंफ्यूजन होता है जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो होगा। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। आपको 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन निकालने, मतलब 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड। तो जो 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो 52 कार्ड के पैक में से सेलेक्ट कर रहे हैं। इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, और वो जो 5 कार्ड है उसमें से एक, सिर्फ एक एस होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए, बाकी 4 क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। क्लियर ये चीज? तो हमारे सिलेक्शन की जो कैटेगरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये जो टोटल 52 कार्ड थे, अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक वाले कार्ड जो एस वाले हैं, एक वाले कार्ड जो नॉन एस कार्ड्स हैं। समझ में? नॉन एस कार्ड्स। तो एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4। नॉन एस कितने होते हैं? 48। और हमारा जो सिलेक्शन है टोटल वो कितना है? 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक एस होना चाहिए, मतलब इस 4 में से एक सेलेक्ट होना चाहिए, और बाकी 5, टोटल 5 चाहिए थे, बाकी जो बचे 4 है वो इनमें से आने चाहिए। तो इनमें से 4 आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये स्ट्रक्चर दिमाग में बनना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्लैरिटी हो गई। सॉल्यूशन तो एक लाइन का रहता है। 4C1 हो गया इसका, इसका क्या हो गया? 48C4 हो गया। फिर 4C1 की वैल्यू तो 4 होती है, पता है आपको। 48C4 कैसे निकालते हैं? 48 47 डिवाइडेड बाय 4321, फिर कैलकुलेशन। क्लियर ये चीज सबको? हाँ, ये यही चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म तो ये, इसके लिए क्वेश्चन आपको पढ़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं मन से फ्रेम कर दूं, एक दो क्वेश्चंस ट्राई करोगे? अरे ठीक है, वो कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे करेंगे इतना कैलकुलेट में, तो ये सोच रहा हूँ हम लोग के पास डायरेक्ट टेंस के रेंज का साइंटिफिक से निकल जाएगा। अरे ये तो कट जाएगा ना। 4 3 जा क्या हो गया? 12, 12 4 जा क्या हो गया? 48, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा क्या हो गया? 8, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। ये मल्टीप्लाई करने के लिए मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। ठीक है, 1-2 मिनट ज्यादा ना। नहीं नहीं, निकाल सकते हैं। कैलसी तुम लोगों को दिया, तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। और एक और चीज ये भी बता देता हूँ, कई आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं। पीछे बुक में कई आंसर्स हो सकता है यहीं पर छोड़ दिया उन लोगों ने। नहीं, नहीं कटता है। देखना क्या किए। 5 है क्या?
6 क्वेश्चन नंबर 6 7.4 कैलकुलेट किया है। ठीक है, ठीक है, आप लोग छोड़ सकते हो वैसे यहाँ पर। ठीक है, होम एग्जाम है, स्कूल टीचर से पूछ लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं मन से फ्रेम कर रहा था, एक क्वेश्चन ट्राई करना। सब find the 7 card combination from a pack of 52 cards. Find the 7 card combination from a pack of 52 cards. इसके बाद है if there is exactly 3 face cards. If there is exactly 3 face card in each combination. In each combination. Hmm. Hmm. ये डिसएडवांटेज है कैलकुलेटर का, 52 माइनस 12 करने। नहीं नहीं, ये गलत वर्ड यूज किया, 3 मिनिमम नहीं, वो उसमें अलग हो जाएगा आंसर सॉल्यूशन। एग्जैक्टली 3, हाँ। करेक्ट। समझ गए ना? 40C4 इंटू 12C3, बस ये निकाल लिया तो चलेगा। नहीं आया क्या ये भी? समझ गया ना? मानस, तनिष, आयुषी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करना क्या लिखा है। आयुषी क्वेश्चन पढ़ो। ये भाई आप लोगों को सॉल्व करना है, सोच समझ के एक बार में करेक्ट आंसर देना। पहला आंसर के बाद फिर मैं दूसरा आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आ गया सर, 5C4 into 12C7। और किसी का? 12C7। अच्छा, और आयुषी, मानस, तनिष, बताऊं मैं एक बार? सुनो, यहाँ पर कितने सेलेक्ट करने हैं? 11। टोटल कितने हैं? 17। तो पहले टोटल 17 में से 11 का सिलेक्शन करना है। अब उसकी कंडीशन समझो, 17 में कितने बॉलर, कितने बैट्समैन, कितने बॉलर हैं? बॉलर गिवन है मेरे ख्याल से, बॉलर गिवन है, बॉलर है 5। तो बैट्समैन कितने होंगे? बैट्समैन होंगे 12, क्योंकि टोटल 17 प्लेयर है ना। ठीक है, अब जो टीम बनानी है वो टीम में 4 बॉलर्स होने चाहिए, उसमें मेंशन किया है। तो 5 में से 4 का सिलेक्शन करना है आपको। ठीक है, और बैट्समैन में कितने का सिलेक्शन करोगे? 7 का, क्योंकि टीम तो 11 की बनानी है। समझ में है ये चीज? तो यहां पर कॉम्बिनेशन क्या होगा? 5C4।
यहाँ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा 12C 7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। समझ में आई ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्या लिखा है? अ बैग कंटेन्स 5 black 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. बड़ा इजी क्वेश्चन। करेक्ट। यस, बाकी सबको भी क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 8 फिर मैं नहीं कर रहा हूं। 8 हो गया ना रिया, तुम्हारा भी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, जो 7C3 into 2C2. 2C2 into 7C3. ठीक क्यों? रुक जाओ, बाकी लोगों को भी आंसर आने दो। अभी लोगों के ये एक केस बच गया जिसमें बीच में प्लस आता है वाला ना, वो इन लोगों के में मिसलेनियस में है। बताऊं, मैं एक्सप्लेन करूं? देखो इधर सुन लो, इधर 9 प्रोग्राम्स है, उसमें से एक स्टूडेंट को कितने सेलेक्ट करने हैं? 5। ठीक है, अब वो 9 प्रोग्राम में वो बता रहा है कि 2 प्रोग्राम कंपलसरी हैं और बाकी जो बचे वो ऑप्शनल है, उनमें से सिलेक्शन करना है। तो इसमें 2 कंपलसरी प्रोग्राम है और बाकी 7 में आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये 2 में से 2 को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? तो इसके लिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2C2। तो 2C2 की वैल्यू क्या होती है? 1। और बाकी बचे जो ऑप्शन है, टोटल 5 का सिलेक्शन करना था, 2 कंपलसरी हो गए, तो कितने बच गए? 3। तो इसके लिए कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा? 7C3। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 7C3। फर्दर 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 2 1। तो ये आ जाएगा, कट जाएगा। 7 5 का क्या हो जाएगा? 35। ये होगा फाइनल आंसर। पूछ। हम्म A student has to answer 10 questions हम्म using at least 4 questions from each parts A and B. हाँ, If there are 6 questions in part A and 7 questions in part B, how many ways can the student choose 10 questions? ये एटलीस्ट वाला और एटमोस्ट वाला जब आता है ना, तो अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। इसीलिए मैं बोला ना, वो उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए ना हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे। अब आते हैं उस पे, उसको भी एक बार फंडामेंटल समझ गए ना, बड़े आसानी से निकलेगा वो क्वेश्चन। तो हटा दो इसको मैं। अब उस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों के में मिसलेनियस में, इसके में एक साथ दिया हुआ है, तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दिखा इधर, रुक। हम्म एक मिनट, कहां पर पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग सुनना। क्वेश्चन लिखा है, अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन आंसर करने? तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, तो क्वेश्चन पढ़ते साथ आप की पॉइंट्स लिखते जाओ। 10 क्वेश्चंस उसको आंसर करने। ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिखा है, चूजिंग एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट ए एंड बी। तो इसके पास 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट क्या है? बी। और दोनों में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने। मतलब एटलीस्ट 4, एटलीस्ट फ्रॉम 4 फ्रॉम दिस, एटलीस्ट 4 फ्रॉम दिस, ऐसा ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, आगे लिखा है, इफ देर आर 6 क्वेश्चन इन पार्ट ए।
तो पार्ट ए के पास है 6 क्वेश्चंस। ऐसा रफ में मैं अपने हिसाब से बना सकता हूं, तुम लोग भी बना सकते हो ऐसे ही, ठीक है। एंड पार्ट ए एंड 7 क्वेश्चंस इन पार्ट बी, तो 7 क्वेश्चंस इन पार्ट बी में 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 10 क्वेश्चंस, तो वो 10 क्वेश्चंस कितने डिफरेंट वेज से चूज कर सकते, दोनों में एट लीस्ट है, एट लीस्ट। ठीक है, बता आंसर। मैं बोलूं अब, इसको शांति से सुनो, समझो, और उसके बाद अगले क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। अगर थोड़ी सी भी गलती किए तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आगे वाले। सुन लो इधर, नहीं गलत है, हो गया, अब शांत रहो। तो एक और मेरी बात सुनना और समझना। एंड, एंड इस वर्ड का मतलब कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है, और इस वर्ड का मतलब कॉम्बिनेशन में एडिशन होता है। इसको आप दिमाग में रख लो या लिख लो, जैसे भी, ठीक है। जैसे अगर सेट थ्योरी में एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, वैसे यहां पर एंड का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन समझोगे, और का मतलब क्या है, एडिशन। क्लियर ये चीज? अब इसको मैं एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि आपके पास दो तरह के कपड़े हैं, एक तो शर्ट पैंट वाला हो गया और दूसरा हो गया कुर्ता पैजामा वाला, ठीक है। आपके पास मान लो 3 कुर्ते हैं, 2 पैजामे हैं, ठीक है। तो आप कुर्ते पैजामे का कितना कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, 6। समझ में आ गया ये चीज? आपके पास 4 शर्ट्स हैं, 4 शर्ट्स है, 5 पैंट्स है, तो कितने कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, 20। समझ में आई ये चीज? तो ये 20 और ये 6, तो अगर आप किसी भी अटायर में आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, तो टोटल कितने डिफरेंट वेज से आ सकते हो। या तो आप इसमें आओगे, या तो फिर आप इसमें आओगे, आइदर दिस और दिस। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, और। तो जब भी हम और यूज करते हैं तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो सॉरी एडिशन। एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, वो नहीं पहन सकते, ये कंडीशन हम ले रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं? मतलब ये वाला केस अगर आप पहन रहे हो, ट्रेडिशनल अटायर में आ रहे हो, तो फिर वो नहीं कर सकते। फॉर्मल में आ रहे हो तो फिर ये वाला। दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर दिस और दिस, ठीक है। लेकिन यहां पर एंड है, शर्ट एंड पैंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, शर्ट और पैंट, ये ऑप्शन नहीं है यहां पर आपके पास, एंड है यहां पर। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो आपको क्वेश्चन में ये चीज समझनी पड़ेगी, जहां एंड वर्ड यूज होगा वहां पर मल्टीप्लीकेशन, और जहां पर और वर्ड यूज होगा वहां पर क्या होगा, एडिशन। तो अभी तक हमारे पास सारी जगह पे एंड आ रहे थे, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो, ठीक है। हाँ, 3 गर्ल्स फ्रॉम दिस एंड 4 बॉयज फ्रॉम आउट ऑफ दिस, ऐसा आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में और क्यों आएगा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। इस क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंट है। यहां पर आपको बोल रहा है कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। तो वो स्टूडेंट अगर अटेम्प्ट कर रहा है तो वो 4 क्वेश्चन यहां से लेगा पार्ट ए से। तो बचे हुए क्वेश्चन आउट ऑफ 10 कितने बच गए, 6 बच गए। तो 6 क्वेश्चन वो कहां से लेगा, पार्ट बी से। समझ में आया कि नहीं ये? तो पहला ऑप्शन उसके पास ये है, ये करेगा फर्स्ट केस। और सेकेंड केस वो पार्ट ए से 5 क्वेश्चन लेगा, और पार्ट बी से कितने लेगा, 5 क्वेश्चन। फिर यहां से 6 लेगा पार्ट ए से, और पार्ट बी से क्या लेगा, 4 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइदर दिस और दिस और दिस, ये और यूज हो रहा है ना। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो यहां पर इसके लिए टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ये वाले केस में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4C, सॉरी 6C4 इंटू 7C6। आया समझ में ये चीज? और इसलिए हम लगा देंगे प्लस, यहां पर कितना बनेगा, 6C5 इंटू 7C5। क्लियर हुआ ये चीज? प्लस यहां पर कितना बनेगा, 6C6
इंटू 7c4। आया सबको समझ में ये चीज? अगर इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन होता है कि मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं या गलत तो नहीं हो गया, तो उसका भी एक और तरीका बताता हूं। सुनो, आपने ये सब बना दिया, अब आप क्या करो, ऊपर वाले पार्ट को ऐड करके देखो, वो टोटल अवेलेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 7 + 6 मतलब क्या हो गया, 13। तो भाई स्टूडेंट के पास 7 + 6 13 ऑप्शन है। और नीचे वाले पार्ट को ऐड करके देखो, वाले पार्ट का एडिशन जो है वो क्या आना चाहिए, जितने आपको करने, जितने आपको सेलेक्ट करने, तो वो कितना आ रहा है, 10। तो देखो हर एक पार्ट में वो चीज सेम होनी चाहिए, ऊपर का सम 13 और नीचे का सम क्या आ रहा है, 10। और इसका जो फाइनल कैलकुलेशन होगा वो आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर आप लोग कर लोगे। क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो ये एटलीस्ट एटमोस्ट वाले में ये अप्रोच यूज होगी, और वाली अप्रोच। क्लियर? बाकी सब क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। फिर आप लोगों के में भी है ऐसे वाले काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, और ऐसे वाले क्वेश्चंस और भी बहुत सारे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। मैं एंड कर रहा हूं फिर आज का सेशन यहाँ पर। रिया, कुछ डाउट तो नहीं है ना?